नमस्कार, एनआई न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम और आज बात करने वाले हैं कुछ अहम मुद्दों की जो कि भारत और नेपाल से जुड़े हैं। सबसे पहले बात करेंगे नेपाल और भारत के छात्रों की, साथ ही बात करेंगे नेपाल की ग्रेटर नेपाल पर नई नीतियों पर और नेपाल में छप रही नई पुस्तकों की। उससे पहले एक अहम खबर आपको बता दें कि इंडो नेपाल बॉर्डर हाल ही में खुलने की बात कही जा रही थी, लेकिन इसको खोलने की तिथि अब 16 अक्टूबर तक बढ़ गई है। जैसा कि व्यापारियों और कुछ लोगों की इससे काफ़ी दिक्कत थी, लेकिन अब इसकी डेट और ज़्यादा बढ़ चुकी है और 16 अक्टूबर के बाद ही इस बॉर्डर के खुलने की बात कही जा रही है। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिल सके। तो सबसे पहले बात करेंगे कोरोना काल और इस चाइनीज़ वायरस के फैलने से दुनिया भर में फैल रही बेरोजगारी पर। इसी बेरोजगारी से नेपाल भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है और साथ ही साथ भारत भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आपको बता दें कि नेपाली कामगारों को भी अब रोजगार की चिंता सताने लगी है और साथ ही साथ भारत में भी छात्रों का बहुत ज़्यादा आक्रोश सरकारों के प्रति है, क्योंकि लोगों के रोजगार बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और जैसा कि कल 17 सितंबर था, नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, जिस अवसर पर केपी शर्मा ओली ने भी मोदी को बधाई दी। साथ ही साथ भारत में छात्रों का गुस्सा इतना ज़्यादा देखा गया कि ट्विटर पर भारत के लोगों ने ये ट्रेंड करा दिया कि आज 17 सितंबर है और आज नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे बेरोजगारी का कारण बताते हुए लोगों ने सरकार की बहुत आलोचना की और मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। ये तस्वीरें भारत की हैं, जहां स्टूडेंट्स अपना विरोध करने के लिए सड़कों पर पकौड़े तलते हुए दिख रहे हैं और साथ ही साथ कई युवा स्टूडेंट्स धरने पर रोड पर बैठ गए, जिसके चलते पुलिस उनको हटाने लगी और उसके बाद पुलिस और स्टूडेंट के बीच में पथराव भी हो गया, जिसमें पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। तो भारत की बेरोजगारी की हालत देखी जा सकती है कि वो कितने चरम पर है। और ऐसा ही हाल कुछ नेपाल में भी है। नेपाल में भी लोगों को अब काम और रोजगार की चिंता सता रही है। मार्च में लॉकडाउन के दौरान भारत के विभिन्न शहरों में नेपाल लौटे नेपाली नागरिक अब भारत आना चाहते हैं और साथ ही साथ कई भारतीय भी नेपाल जाना चाहते हैं और अभी बॉर्डर खुला नहीं है, जिसे लेकर लोग मायूस भी हैं। माना कि इससे बहुत से नेपाली या फिर भारतीयों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनकी रोजी रोटी चलती है उनके लिए हमें यह मुद्दा उठाना पड़ता है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के हर दिन से ही करीबन 100 से 500 नेपाली कामगारी या फिर भारत से लोग दूसरे बॉर्डर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें रोक लिया जाता है। तो आप उनकी मजबूरी को समझ सकते हैं। कामगारों को कहना है कि हम बीमारी से नहीं मरेंगे तो उससे पहले हम भूख से मर जाएंगे। साथ ही साथ लोगों के साथ दरिंदगी भारत में भी देखी गई है। भारत में लोग भूखे मर गए हैं और सरकार के पास कितने लोग मरे हैं इसका डेटा तक नहीं है। सरकार मुआवजे की बात करती है, लेकिन सरकार के पास अगर डेटा ही नहीं तो सरकार मुआवजा क्या देगी। बड़े बड़े नेताओं और अमीरों के बच्चों को तो विदेशों से ले आया गया, लेकिन जो गरीब था वो खुद मर रहा था। कब तक ना बोले ये सिटीजन, एक डरे हुए सिटीजन से एक मरा हुआ सिटीजन ज़्यादा बेहतर है। इसलिए अपनी सरकार के आगे नतमस्तक ना हो, उनसे सवाल करो, उनसे अपना हक मांगो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ आम नागरिकों की बात करने आया हूँ, जो कि किसी भी देश के हो, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, चाइना, कहीं के भी हों, उन सभी पर ऐसी ही बातें लागू होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें सरकारों को सोचना चाहिए। और जब सरकार सिटीजन्स को सुविधा नहीं प्रदान कर सकती तो सरकार के खिलाफ लोगों को खड़े होना ही पड़ेगा और सरकार से सवाल पूछने ही पड़ेंगे। जहां ओली सरकार के खिलाफ बेरोजगारी, कोरोना और कई ऐसे मामलों के लिए छात्र और बुद्धिजीवी सड़कों पर उतर गए, तो वहीं भारत में कुछ ऐसे ट्रेंड करके सरकार को उसके काम की याद दिलाई जा रही है। लेकिन पॉलिटिक्स और सरकारें प्रोपेगेंडे से पीछे नहीं हट रही। भारत की बात करें तो भारत की मीडिया लगातार ऐसे प्रोपेगेंडिव चीज़ों को चला रही है जिससे लोगों की अहम बातों को उठाया ना जा सके, जैसे कि कंगना रनावत और रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के केस, जिसे 24 घंटे टीवी पर चलाया जाता है और लोगों की समस्या पर एक भी खबरें भारतीय चैनल्स पर नहीं चलती, जिससे नागरिक अपनी नागरिकता होने का हक ही खोते जा रहे हैं, क्योंकि वो सरकार से कभी सवाल ही नहीं कर पाते और वो इन्हीं मसलों में अपना दिमाग खपा कर उन्हीं पर गुस्सा टीवी के थ्रू निकाल लेते हैं। तो ये तो बात हो गई बेरोजगारी की। साथ ही में एक और बड़ी खबर सामने आई है। नेपाल ने अपनी माध्यमिक शिक्षा की पुस्तकों में भारत और नेपाल के बीच अभी जो विवादित नक्शा है
उसको स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया है। और यही नहीं, केपी शर्मा ओली ने 1 और 2 रुपए के सिक्कों पर भी नए नक्शों को अंकित करने का निर्णय लिया है। नेपाल के जानकारों और बुद्धिजीवियों का कहना है कि ओली सरकार की दोनों ही हरकतों का मकसद नेपाली नागरिक में भारत विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देना है। इसका दोनों देशों के संबंधों पर बेहद असर पड़ेगा। आपको बता दें कि इसमें अहम विवाद यह है कि पुस्तक में दावा किया गया है कि लिम्पियादुरा, लिपुलेख व कालापानी क्षेत्र में करीबन 582 वर्ग की क्षेत्रफल पर भारत ने कब्जा कर रखा है। यानी कि ये किताब सीधे सीधे तौर पर कब्जा करने की बात को बढ़ावा देती है, जिससे कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के मन में भारत विरोधी गतिविधियां पैदा होने की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। और ये छात्रों के भविष्य को भी अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि इससे उनमें कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की भावना जन्म ले सकती है, क्योंकि बच्चे इतने समझदार नहीं होते हैं। अगर ओली सरकार इस विवाद को माध्यमिक शिक्षा की किताबों में दायर करना कहीं ना कहीं राजनीति का एक ओछा तरीका है, ऐसा मानना है नेपाल के पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोगों का। मुझे लगता है कि नेपाल के भी कुछ लोग इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि ये कदम गलत है, लेकिन मैं सरल भाषा में आपको इसको समझाना चाहता हूँ कि इसमें राजनीति कैसे है। जैसा कि हम सिटीजन्स वोट देकर सरकार को खड़ा करते हैं। खड़ा क्यों किया जाता है? सरकार को खड़ा इसलिए किया जाता है जिससे वो देश की सीमाओं और उससे जुड़े सारे मुद्दों पर अपना निर्णय ले और काम करे। जो भी मुद्दे हैं उनको सुलझाए या फिर उनका निपटारा करे। क्योंकि नेपाल की जनता ने अगर एक भारी बहुमत से ओली जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि उन मुद्दों को सुलझाया जाए या फिर उन पर कोई ऐसा निर्णय लिया जाए जो कि सही हो, ना कि उनको जनता के ही तरफ पलट दिया जाए और जनता के बीच में प्रचार किया जाए कि ये विवादित है, ये विवादित है। इससे यही लगता है कि ये एक ओछी राजनीति का तरीका है, क्योंकि आखिरकार इसे सुलझाना तो सरकार को ही है। जनता इसमें कुछ कर नहीं सकती। जनता को भी पता है कि ये विवाद है, तो जनता को फिर से वही चीज़ें बताना और छोटे बच्चों को भी वही पढ़ा के उनको सांप्रदायिकता में लाना क्या गलत नहीं है? क्या आपको पता है कि केपी शर्मा ओली के बच्चे कहाँ से पढ़े हैं? क्या आपको पता है कि भारत में जो बड़े बड़े नेता हैं, इन सब के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? ये सभी अपनी एजुकेशन विदेशों से पूरा करते हैं, जहाँ एजुकेशन में ना तो कोई सांप्रदायिकता है और ना ही कोई विवादित चीज़ों का वितरण। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में है तो सिर्फ एजुकेशन है, एक नई चीज़ सिखाने का जरिया है, ना कि उनके मन में सांप्रदायिकता पैदा करने वाली चीज़ें। क्या आपको पता है कि केपी शर्मा ओली के भाई की बेटी खुद भारत में पढ़ती है और भारत की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से अपनी मेडिकल की डिग्री ले रही है? क्या केपी शर्मा ओली अपने परिवार के बच्चों को ऐसी सांप्रदायिक एजुकेशन देने की बात करेंगे? नहीं, ये सिर्फ होगा तो आम लोगों के साथ। आम लोगों के बच्चों को एजुकेशन कम और सांप्रदायिकता ज़्यादा परोसी जाएगी, जिसके उनकी राजनीति को कोई अफेक्ट ना पड़े और उनकी राजनीति में लोग उनके साथ खड़े रहें। क्योंकि देश की बात पर हर कोई खड़ा रहता है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि ये नेता आपको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ऐसा ही कुछ भारत में भी हो रहा है। भारत में भी बेरोजगारी का दर 50 सालों की बेरोजगारी दर से कई गुना ज़्यादा है। फिर भी लोग बेरोजगारी और अपने रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। वो सरकार से सवाल ही नहीं कर रहे हैं। आम सिटीजन एक सिटीजन होने की भूमिका ही निभाना बंद कर चुका है। तो मैं इसके ज़रिए सिर्फ आपको एक सिटीजनशिप का पाठ पढ़ाने आया हूँ। आप किसी भी देश में हो, आप अपने नेता को भगवान ना बनाइए। भारत में जिस तरह से नरेंद्र मोदी को भगवान बना दिया गया, उसके चलते भारत की स्थिति आज इतनी ख़राब है, फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज भारत की डेमोक्रेसी पर तक आंच आ रही है, क्योंकि एक नेता को भगवान बना के दिखाया जा रहा है। एक नेता एक मोबाइल के रिचार्ज की तरह है, उसे उससे ज़्यादा हैसियत नहीं देनी चाहिए। वो देश में लोगों के लिए सेवा के भाव से काम करने आया है, ना कि अपनी राजनीति चमकाने सिर्फ। तो मेरी इन बातों का शायद कुछ पर असर पड़े। कुछ अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। आज इंटरनेट के ज़माने में आप खुद सर्च करके देख सकते हो, जिसके चलते आपको एक समझदार नागरिक का फ़र्ज़ निभाना है, ना कि एक नेता की चाटुकारिता करना है। और इसी बीच नेपाल से एक और बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि कालापानी पर दावा करने के लिए नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि ओली सरकार की पार्टी ने यूनिफाइड नेपाल नेशनल फ्रंट के साथ मिलकर अब नए सिरे से ग्रेटर नेपाल अभियान शुरू कर दिया है। इसमें उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम तक के प्रमुख शहरों को नेपाली बताने का प्रचार किया जा रहा है। इसके लिए 1816 में हुई
सुगौली संधि और उससे पहले नेपाल के नक्शों को दिखाया जा रहा है और लोगों की मानसिकता उसी पर बनाई जा रही है। अब मैं इस पर क्या बोलूं? नेपाल के बहुत लोग इससे खुश होंगे और ज़्यादातर खुश ही होंगे मुझे लगता है, लेकिन फिर से बात एक सोच की ही आती है कि सरकारें आपको किस तरफ सोचने पर मजबूर कर रही हैं। आपको खुद देखना है कि सरकारें आपको किस दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रही हैं। एक ख्याली चीज़ उठाई जा रही कि नेपाल को ग्रेटर नेपाल बनाने की प्रचार किया जा रहा है और इससे कई लोगों तक यही संदेश पहुंचाया जाएगा कि भारत ने नेपाल के कई इलाकों को ले लिया। लेकिन ये अपने आप में गलत है। अब गलत क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें 1816 के पहले की, ये बात इतनी पुरानी है कि सभी देशों के नक्शे उस समय कुछ और ही हुआ करते थे। अगर भारत के ही नक्शे को देख लें तो भारत के नक्शे में पाकिस्तान पूरा भारत में था, साथ में अफगानिस्तान के कुछ इलाके भारत में आते थे, बांग्लादेश भारत में आते थे, म्यांमार के कुछ इलाके भारत में थे। यानी भारत के जो इलाके थे वो नेपाल के ग्रेटर नेपाल हैं उससे 10 गुना ज़्यादा थे। तो क्या अगर भारत इन इलाकों को आज क्लेम करता है और कहेगा कि 1816 से पहले ये सब इलाके भारत के थे, तो ये इलाके क्या भारत के हैं? क्या इस पर प्रचार करना सही होगा? जो लोग मानते हैं कि ये सही होगा उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। आज 2020 के दौर में इन नक्शों में परिवर्तन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, वेपन्स और तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि एक बार अगर युद्ध हुआ तो पूरी ह्यूमन सोसाइटी खतरे में पड़ जाएगी। आए दिन भारत में चुनाव से पहले पाकिस्तान का मसला उठाया जाता है। क्यों? क्योंकि राजनीति चमकानी है। अब नेपाल की राजनीति में भी ऐसी ही गंदगी शुरू हो गई है, जिसमें दूसरे देशों के साथ विवादों को खड़ा किया जा रहा है, जिसमें जानबूझकर पुरानी चीज़ों को उधेड़ा जा रहा है, जिसमें कुछ हो नहीं सकता। और अगर कुछ हो सकता है तो वो सरकार बात करके ही अपने ही लेवल पर सुलझा सकती है, ना कि जनता में ढिंढोरा पीटकर। क्योंकि आखिरकार देश के फैसले के लिए जनता ने ही एक राजनेता को चुना है, और अगर वो राजनेता उस मसले को सुलझाए नहीं और जनता में उसी मसले का ढिंढोरा फिर से पीटने लगे तो ये कोई समझदारी नहीं दिखती। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति का खेल दिखता है, और वही इस समय खेला जा रहा है। नेपाल में भी ऐसा गंदा खेल अब शुरू हो चुका है। एक डेमोक्रेटिक राजनीति में नेपाल ने देर से शुरुआत की, लेकिन इस राजनीति की गंदगी भी अब नेपाल में शुरू हो गई है, जिसके चलते भारत और नेपाल के लोगों में 100% दूरियां पैदा होंगी। और मैं ये नहीं चाहता कि दोनों देशों में दूरियां पैदा हों। ये सारे ही नेता, चाहे वो भारत में हो या फिर नेपाल में, दोनों ही लगातार ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे जनता का ध्यान भटके। सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति इस समय हो रही है, क्योंकि कोरोना के चलते ना ही इनसे अस्पतालों की व्यवस्था पर काम किया जा रहा है, ना ही बेरोजगारी पर काम किया जा रहा है, ना ही घटते हुए व्यापार पर काम किया जा रहा है। व्यापार जिनके बंद हो रहे हैं उस पर भी काम नहीं किया जा रहा है। लोग भूखे मर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा सके तो उसके लिए ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अब लोग इन चीज़ों को जल्द समझे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, और वो अच्छा सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के ही लिए होगा। ग्रेटर नेपाल का एक प्रोपेगेंडा उठाकर खड़ा किया जा रहा है। खड़ा क्यों किया जा रहा है? जिससे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके और उनके मन में एक ख्याल पैदा किया जा सके, जिससे अपने वो बुनियादी ख्याल को सोच ही ना सके, सरकार से अपने लिए सवाल कर ही ना सके। और एशियाई देशों के सभी समूह में ऐसे ही कुछ काम हो रहे हैं जिसके चलते जनता को सप्रेस किया जा सके। और मैं सिर्फ जनता की ही बात करने आया हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी, ना किसी देश, ना किसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जनता और जनता के हितों की बात करने आया हूँ और उसी की बात जनता को बता रहा हूँ। नेपाल एरिया में एक छोटा देश है। ओली सरकार में इतना ही दम है तो ओली सरकार नेपाल को सुपर पावर बनाने की तरफ काम क्यों नहीं कर रही? जो डेवलपमेंट भारत को 20 साल करने में लगेगा इतने बड़े क्षेत्रफल के हिसाब से, वो नेपाल 5 साल में कर सकता है। तो क्या नेपाल की सरकार को, क्या नेपाल की अच्छी एजुकेशन, नेपाल में लोगों की अच्छी रहने की व्यवस्था, नेपाल में अच्छे एग्रीकल्चर और किसानों, टूरिज्म और सभी सेक्टरों को ऐसे निखारा नहीं जा सकता क्या? या फिर ये ग्रेटर नेपाल की बात करने से होगा? ये तय आपको करना है। तो आपकी क्या है इस पर राय? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। साथ ही मेरा एक व्लॉगिंग चैनल है जो कि आई एम शिवम नाम से है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझसे और जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद। NI न्यूज़।